कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस का एक नया टॉपिक है हमारे भारत और म्यांमार का संबंध। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, जिसके बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। 1935 का जो हमारा भारत शासन अधिनियम था उसमें भी ये प्रावधान किया गया था कि इससे पहले हमारे बर्मा भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। भारत मतलब ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था इसमें प्रावधान किया गया कि बर्मा को भारत से अलग किया जाए और उसके अनुसार बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाता है। 1937 के अंदर भारत से बर्मा को अलग किया जाता है, लेकिन फिर भी यह ब्रिटिश भारत का ही भाग रहता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं इसके बारे में पढ़ने की। तो राजनीतिक इतिहास से शुरू करें तो 1937 तक म्यांमार का ब्रिटिश भारत का ही भाग था। 4 जनवरी 1948 को बर्मा को आज़ादी मिलती है और बर्मा का नाम बदल के म्यांमार रखा जाता है। बर्मा की जो मांडले जेल थी, तो मांडले जेल के अंदर काफ़ी सारे समय तक हमारे जो मांडले के रंगून जेल के अंदर हमारे जो बहादुर शाह जफर थे, जो 1857 की क्रांति के नेता जिन्हें कहा जाता है, उनको भी रखा गया था। साथ ही साथ जो हमारे जो तिलक साहब थे, बाल गंगाधर तिलक, उनको भी इसके अंदर रखा गया था। अब बात करें 4 जनवरी 1948 को म्यांमार को आज़ादी मिलती है। इनके जो मुख्य नेता थे आंग सांग, जिन्होंने ये आज़ादी दिलवाई थी, लेकिन इनकी मृत्यु हो जाती है, हत्या हो जाती है आज़ादी से जस्ट पहले। आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता के बाद क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है। हमारे म्यांमार में क्या होता है, लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है और उसके नेता थे यू नू। अब आप सोचेंगे यू नू कैसा नाम है, लेकिन ये उधर उस तरफ में इसी तरह के नाम होते हैं। तो यू नू जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के भी नेता थे, तो ये हमारे इनके नेतृत्व में सरकार बनाई जाती है। लेकिन म्यांमार को किसके लिए जाना जाता है, आपको तो ये पता ही होगा। म्यांमार को सेना के द्वारा किए गए तख्ता पलट के लिए जाना जाता है। तो 1962 में सेना के द्वारा तख्ता पलट कर दिया जाता है और जुंता सरकार की स्थापना की जाती है। जुंता सरकार मतलब सैन्य शासन, और जो कि एक सैन्य सरकार हुआ करती थी। तो 1962 से हमारे क्या होता है, म्यांमार के अंदर जुंता सरकार मतलब सैन्य शासन की स्थापना की जाती है। भारत की बात करें तो भारत ने सैन्य सरकार का तो विरोध हमेशा ही किया है, लेकिन इतना पुरजोर विरोध नहीं कर सकता भारत। क्यों? क्योंकि हमारा पड़ोसी देश है और यदि वो नाराज़ हो जाएगा तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं हमें। तो हम विरोध तो करते हैं, लेकिन दबे स्वर में हम इसका विरोध करते हैं। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार में पहली बार 1989 में चुनाव हुए थे, जिसमें हमारे आंग सांग सू की जो उनकी बेटी थी, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के अंदर भाग लिया था, आंग सांग, तो उनकी पुत्री थी आंग सांग सू की। उनकी एक पार्टी थी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है। तो आंग सांग सू की पार्टी की जीत होती है। पार्टी का नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। लेकिन म्यांमार की जो उस समय की जुंता सरकार, सैन्य सरकार थी, उन्होंने क्या किया, इस निर्वाचन को रद्द कर दिया। रद्द करके कहा कि आंग सांग सू की ने भ्रष्टाचार किया है, भ्रष्टाचार करने की वजह से आंग सांग सू की इस चुनाव में जीतती है। इस वजह से निर्वाचन को भी रद्द कर देती है जुंता सरकार, सैन्य सरकार। साथ ही साथ आंग सांग सू की को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। अचानक क्या होता है, जब वो जेल में होती है, जेल में जब वो रहती है, तो लोकतंत्र की स्थापना के उनके जो प्रयास थे, इनके लिए 1991 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। आप इसे याद रखेंगे, 1991 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और उस समय वो कहाँ थी, जेल में थी। सैन्य सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता है, जिसके कारण 2008 में म्यांमार का एक नया संविधान बनता है। क्या है, म्यांमार का नया संविधान बनता है। और 2010 में चुनाव हुए, जिसमें सेना के द्वारा जो समर्थित पार्टी थी यूएसडीपी मतलब यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, इसकी जीत हुई। क्या ये जय नहीं हुई, जीत हुई, जो यहाँ का एक मुख्य विपक्षी दल हुआ करता था। तो हमारे क्या होता है कि 2010 के अंदर सेना की जो समर्थित पार्टी थी यूएसडीपी, वो जीत जाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे आंग सांग सू की थी, तो वो क्या थी कि जेल में थी। इसलिए क्या है, जो हमारे नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी थी, उनकी पार्टी, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, उन्होंने इस चुनाव को मानने से मना कर दिया। तो तब जाके 2011 में हमारे आंग सांग सू की को रिहा किया जाता है। आप ये याद रखेंगे, म्यांमार का संविधान 2008 में बनाया गया। अब बात 2011 में आंग सांग सू की को रिहा किया गया। 2012 में आंग सांग सू की को रिहा करके 2015 में दोबारा से चुनाव कराए गए, और जिसमें क्या दोबारा से पुनः उनकी पार्टी जो नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी है वो विजय होती है और म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना होती है।
फिर दोबारा से चुनाव होते 5 साल बाद 2020 में, और आंग सान सू की जो पार्टी है उनको अधिकांश सीटें मिलती है। लेकिन 2021 में सेना ने चुनावों में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया वापस आंग सान सू की पर, और आरोप लगाकर म्यांमार में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दिया और सत्ता पर वापस काबिज हो गई। तो इस समय हमारी क्या है, जो वहाँ जुंता सरकार, ये सैन्य सरकार चल रही है हमारे म्यांमार के अंदर। तो ये तो हमारी बात आ गई राजनीति की म्यांमार की। अब बात करते हैं म्यांमार में लोकतंत्र में बाधाएं क्या है, लोकतंत्र क्यों नहीं आ पा रहा। पहली बात होती है कि क्योंकि जो 2008 के अंदर संविधान बना था उसमें कुछ कमियां थी। कमियां क्या है, उनकी विशेषताएं मान सकते हैं। कैसी विशेषताएं कि उनके संविधान के अनुसार बिना सेना की सहमति के संविधान में कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता। क्या, बिना सेना की सहमति के संविधान में किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि संविधान संशोधन के लिए 76% वोट की जरूरत होती है। क्या, संविधान संशोधन के लिए 76% वोट की या मतों की आवश्यकता है, जबकि 25% सीटें किसके पास है, सेना के पास। क्योंकि 25% सीटें किसके पास है, सेना के पास है। अगर सेना यदि सहयोग नहीं करती है तो संविधान में किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। फिर मंत्रालयों की बात करें, 3 मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय और सीमा मामले, ये तीनों मामले के जो मंत्रालय है ये हमारे सेना के पास ही रहेंगे। मतलब मेन जो मंत्रालय, रक्षा, गृह और सीमा मामले, ये तीनों मंत्रालय सेना के पास ही आरक्षित है। फिर संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आंग सान सू की कभी भी राष्ट्रपति नहीं बन सकती। क्यों? क्योंकि उनके पुत्रों के पास यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता है। इसका मतलब ये है कि 2008 के अंदर जो संविधान बना था म्यांमार का, उसमें एक प्रावधान रखा गया कि जो भी राष्ट्रपति बनने के जो उम्मीदवार होंगे उनका पूरा परिवार, इस शब्द का आप गौर रखिएगा, पूरा परिवार, न कि वह स्वयं, पूरा परिवार म्यांमार का नागरिक होना चाहिए। जबकि हमारे आंग सान सू की इसलिए राष्ट्रपति नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि आंग सान सू की तो म्यांमार की नागरिक है, लेकिन उनके जो बच्चे हैं, पुत्र हैं, वो यूनाइटेड किंगडम के नागरिक है, तो उनका परिवार नहीं हुआ फिर वो। तो यूनाइटेड किंगडम की नागरिकता उनके पुत्रों के पास, जबकि उनके आंग सान सू की के पास तो म्यांमार की नागरिकता ही है। तो उसे परिवार का क्लॉज डाला गया कि पूरा पूरा परिवार क्या है कि म्यांमार का नागरिक होना चाहिए। फिर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार केवल सेना के पास है, जिसका दुरुपयोग करके 2021 में सेना ने तख्तापलट कर दिया और जुंता सरकार बना ली। म्यांमार में 2 उपराष्ट्रपतियों का प्रावधान रखा गया है। क्या? म्यांमार में एक नहीं 2 उपराष्ट्रपति होंगे, एक तो राष्ट्रपति, 2 उपराष्ट्रपति होंगे, जिसमें एक तो जनता के द्वारा चुना जाएगा और दूसरा राष्ट्रपति सेना के द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें 2 राष्ट्रपति को प्रावधान रखा गया। एक राष्ट्रपति तो हमारे सेना के द्वारा चुना जाता है और दूसरा राष्ट्रपति जनता के द्वारा चुना जाता है। इस प्रकार म्यांमार के संविधान के प्रावधान और सेना का शासन व्यवस्था में अनुचित हस्तक्षेप। क्या? इस प्रकार म्यांमार के संविधान के प्रावधान और सेना का शासन व्यवस्था में अनुचित हस्तक्षेप म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना में सबसे बड़े बाधक साबित हुए। तो हमने म्यांमार के अंदर देख लिया क्या कारण है कि लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। अब बात करते हैं म्यांमार में तख्तापलट पर क्या प्रतिक्रिया होती है। संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब यूएसए ने सैन्य तख्तापलट पर म्यांमार की आर्थिक प्रतिबंधों की धमकी दी कि उन्होंने कहा सैन्य तख्तापलट हुआ है तो हम म्यांमार पर आर्थिक सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे। और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस मुद्दे पर एकजुटता की मांग की कि हम सब मिलकर एक साथ म्यांमार पर आर्थिक सैंक्शन, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा देंगे। भारत क्या म्यांमार में लोकतंत्र का समर्थक है? ठीक है, तो भारत ने क्या किया, म्यांमार में तख्तापलट हुआ इसकी चिंता तो व्यक्त की और कहा कि ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, लेकिन म्यांमार में भारत के हित ज़्यादा है और म्यांमार की सेना से हमारे संबंधों को ध्यान में रखते हुए, क्यों? क्योंकि भारत की सरकार क्या है, म्यांमार की सेना से क्या है, संबंध बिगाड़ना नहीं चाहती, इसलिए भारत ने कोई कठोर अभिव्यक्ति नहीं दी, मतलब कोई ऐसी बात नहीं की जिससे भारत और म्यांमार के संबंध बिगड़ जाए। अब बात करते हैं म्यांमार में भारत के हित क्या है, भारत के इंटरेस्ट क्या है, क्यों भारत दबे स्वर में म्यांमार की आलोचना करता है, प्रखर स्वर में नहीं। तो बात करें, पहला, म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जिस पर यदि शांति बनाए रखना है तो म्यांमार की सेना का सहयोग ज़रूरी है। भारत और म्यांमार की से क्या है कि 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं दोनों देश, तो यदि वहाँ उस सीमा पर शांति व्यवस्था बना के रखनी है तो म्यांमार की सेना तो का सहयोग तो चाहिए ही चाहिए। फिर भारत की जो लुक एक्ट ईस्ट नीति है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसमें म्यांमार की विशेष भूमिका है। क्यों? क्योंकि म्यांमार का आसियान का सदस्य है और आसियान में यदि भारत अपनी पकड़ बनाना चाहता है तो म्यांमार के साथ भारत के अच्छे संबंध होने चाहिए।
फिर म्यांमार के साथ अवसंरचना और कनेक्टिविटी संबंधी परियोजना बनी हुई है, जैसे हमारा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, IMT हाईवे। तो ऐसे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो क्या भारत के म्यांमार के अंदर चल रहे हैं। तो उनकी यदि सुरक्षा चाहिए या फिर उन प्रोजेक्ट्स को गति देनी है तो म्यांमार के साथ अच्छे संबंध होने अनिवार्य। फिर बात करें भारत के जो नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य है, कि भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले राज्यों में आतंकवादी संगठनों की समाप्ति में म्यांमार काफ़ी ज़्यादा सहयोग दे रहा है। तो म्यांमार को हम नाराज़ करके इन प्रोजेक्ट्स को रोक नहीं सकते। और भारत को यदि आसियान में प्रवेश करना है तो म्यांमार के माध्यम से ही किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे, हमारे एक प्रोजेक्ट है कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। क्या है? कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट की बात करें तो प्रोजेक्ट क्या कहता है। ये परियोजना है ना, हमारे 2008 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? हमारे 2008 में शुरू की गई थी। इस परियोजना के तहत क्या सड़क, नदी और समुद्र मार्ग तीनों के माध्यम से, ध्यान रखना, सड़क, नदी और समुद्र मार्ग के माध्यम से कलकत्ता को म्यांमार के सितवे बंदरगाह से होते हुए म्यांमार की कलादान नदी से भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में जोड़ा गया है। तो इसको हम पूरा देखेंगे। टोटल इस प्रोजेक्ट की लंबाई कितनी है? 1360 किलोमीटर, जिसमें कलकत्ता से सितवे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ इस चित्र के अंदर, कलकत्ता से सितवे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, इसमें हमारे नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं उनसे जुड़ने का हमारा कोशिश है। तो ये कलकत्ता है, कलकत्ता से हमने समुद्री मार्ग से सितवे बंदरगाह तक जोड़ा। क्या सितवे बंदरगाह तक जोड़ा? 539 किलोमीटर का। फिर यहाँ से क्या है, यहाँ से सितवे से, और फिर कहाँ तक? सितवे से हमारे कहाँ तक? कालेत्वा तक। ये कालेत्वा ना, ये वाली दिख रहा है आपको कालेत्वा। तो कालेत्वा तक कलादान नदी है। तो ये आपके ये कालेत्वा है, कालेत्वा तक कलादान नदी है। तो आप इसे याद रखेंगे, ये छोटी सी नदी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। यहाँ से ये छोटी इतनी सी नदी है, ये समुद्र मार्ग है, इतनी सी नदी है, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या सड़क मार्ग है। तो ये तो हमारा समुद्री मार्ग, ये नदी मार्ग और ये सड़क मार्ग, 3 मार्ग है। तीनों की लंबाई आपको याद रखना। और हमें क्या है, यहाँ नॉर्थ ईस्ट के आइजोल तक पहुँचना है। तो ये जो प्रोजेक्ट है काफ़ी ज़्यादा उपयोगी साबित होगा भारत के लिए। बात करें आगे तो इनकी लंबाई भी याद कर सकते हैं। 539 किलोमीटर तो कलकत्ता से सितवे जो समुद्री बंदरगाह है उसकी लंबाई है जो, और 158 किलोमीटर हमारे सितवे से कालेत्वा कलादान जो नदी है यहाँ पे, तो 158 किलोमीटर की सितवे से कालेत्वा तक जो कलादान नदी उसकी लंबाई है। फिर कालेत्वा से जो हमारे मिजोरम मार्ग है उसकी 129 किलोमीटर की लंबाई है। ये कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है। मल्टी मॉडल इसे कहते हैं क्यों? क्योंकि इसमें 3-4 तरीके, समुद्री मार्ग, साथ ही साथ नदी मार्ग और सड़क मार्ग, तीनों को इसके अंदर काम में लिया गया है। फिर बात करें हमारे इसका महत्व, तो उत्तरी पूर्वी राज्य से जुड़ाव का वैकल्पिक मार्ग हो ये। और इससे क्या होता है, इससे हमारे चिकन नेक गलियारे पर निर्भरता कम होती है। क्यों? क्योंकि कई बार क्या है, जो हमारे उल्फा के जो उग्रवादी सदस्य हैं, तो ये कई बार क्या है, चिकन नेक गलियारे को रोक लेते हैं, उसमें बाधा उत्पन्न करते हैं। इसलिए क्या है, जो हमारा कनेक्शन जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं इनसे टूट जाता है। तो इनसे दोबारा कनेक्शन बनाने के लिए और जो चिकन नेक है उस पर दबाव कम करने के लिए ये गलियार, ये क्या कहते हैं ये हमारा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा काम का रहेगा। फिर बात करें लोकेस्ट नीति का बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए, साथ ही साथ उत्तरी पूर्वी राज्यों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, जिससे क्या होगा, उनका विकास सुनिश्चित होगा। उत्तरी पूर्वी राज्यों की बेहतर सुरक्षा व्यवस्था भी इसी से सिद्ध होगी। फिर बात करें भारत के जो पड़ोसी है, भारत के पड़ोसी देशों में चीन के जो बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने में भी ये हमारा कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा काम का रहेगा। फिर आता है हमारा IMT हाईवे। IMT हाईवे मतलब इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, 3 देशों के लिए IMT। आई का मतलब इंडिया, M का मतलब म्यांमार और T का मतलब थाईलैंड हाईवे। तो ये लगभग 1400 किलोमीटर की त्रिपक्षीय हाईवे परियोजना है। मतलब त्रिपक्षीय मतलब 3 देशों के अंदर जाने वाली एक हाईवे परियोजना है, जो भारत को मोरे को क्या, भारत में क्या मोरे नाम की जगह है, तो मोरे को म्यांमार के तामू से, किससे, म्यांमार के तामू से, फिर मांडले, फिर न्यापताव और बागो, ये होते हुए कहाँ लेके जाएगी, थाईलैंड। तो मैं आपको चित्र में भी इसको दिखा देता हूँ, वैसे इस चित्र में भी आप साफ देख सकते हैं।
कि भारत का तो है मोरे, यहाँ से मोरे शुरू हो रहा है, फिर यहाँ से तामू आता है, तामू से मांडले आता है, मांडले से नेप्त्याओ आता है, फिर बागो आता है, और फिर ये हमारे माइसोत जो हमारी जगह है कहाँ, थाईलैंड की, वहाँ तक जाता है IMT हाईवे। तो ये त्रिपक्षीय हाईवे, त्रिपक्षीय 3 देशों को इसके अंदर शामिल किया गया है। फिर बात करें इस हाईवे को कंबोडिया, वियतनाम और लाओस से भी जोड़ा जा रहा है। क्या जो हाईवे इसको किस किस से जोड़ा जा रहा है, हमारे कंबोडिया, वियतनाम और लाओस से भी जोड़ा जा रहा है। इस परियोजना का वित्तीयन क्या भारत सरकार और क्रियान्वयन NHAI के द्वारा किया जा रहा है। जो भारतीय का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण है, इसके द्वारा किया जा रहा है। पैसा तो कौन दे रहा, भारत सरकार दे रही पूरे रोड का। अब बात करें इसका महत्व की, तो महत्व क्या है, जो आसियान देशों के लिए बेहतर जुड़ाव इससे साबित होगा, चीन के प्रभाव को संतुलित करने में सहायता करेगा, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रभावी क्रियान्वयन इससे सिद्ध होगा, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं इनका बेहतर विकास होगा, साथ ही साथ इनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी IMT हाईवे से। फिर बात करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर क्या है, जो हमारे म्यांमार है उनकी एक समस्या है जिसे कहते हैं रोहिंग्या समस्या। समस्या को क्या कहेंगे, रोहिंग्या समस्या। रोहिंग्या की बात करें तो रोहिंग्या एक मुस्लिम जनजाति है। क्या रोहिंग्या क्या है, एक मुस्लिम जनजाति है जो ब्रिटिश काल में म्यांमार के रखाइन प्रांत में निवास करती थी। जो क्या है, ब्रिटिश काल में म्यांमार के रखाइन प्रांत में निवास करती थी, लेकिन म्यांमार सरकार ने इन्हें क्या मानती है, अवैध अप्रवासी मानती है। अवैध अप्रवासी मतलब जो बांग्लादेश से आए हुए कुछ अप्रवासी मानती है, जो क्या कहते हैं म्यांमार के अंदर आके बस गए। 1982 का जब उन्होंने नागरिकता कानून पास किया तो इसमें उन्हें नागरिकता से वंचित कर दिया, मतलब उनको क्या म्यांमार की नागरिकता नहीं दी गई। सबसे ज़्यादा जो प्रताड़ित समुदाय माना जाता है हमारा जो रोहिंग्या समुदाय है। तो रोहिंग्या के खिलाफ म्यांमार में होने वाली हिंसा और उनके सफाई के लिए बौद्ध समर्थित सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए गए अभियानों के कारण ये म्यांमार छोड़कर अन्य देश जैसे बांग्लादेश में शरण लेने के लिए मजबूर हुए। तो रोहिंग्याओं की आप समस्या तो समझ सकते हैं भाई, ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित है और ये हमारे जो बौद्ध राष्ट्र है म्यांमार उसके अंदर रहते हैं। तो ये बांग्लादेश, ऐसा माना जाता है बांग्लादेश से ये वहाँ के बसे, तो जो नागरिकता कानून पास किया गया म्यांमार के द्वारा तो उसमें रोहिंग्याओं को नागरिकता नहीं दी गई, साथ ही साथ उनको काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया गया। प्रताड़ित होने की वजह से वो म्यांमार छोड़ने के लिए मजबूर हो गए और म्यांमार छोड़ के वो भारत, बांग्लादेश और अन्य देशों के अंदर छोटी छोटी नावों में सफ़र करने लगे। तो इसके ऊपर कई मूवियाँ बनी हुई है जो आप देख सकते हैं। भारत के गृह मंत्रालय के अनुसार देखें तो भारत में भी 40,000 से ज़्यादा अवैध रोहिंग्या शरणार्थी रहते हैं। बांग्लादेश में लगभग 7 लाख रोहिंग्या शरणार्थी है जो शरणार्थी शिविरों में दयनीय स्थिति में रहने के लिए विवश हैं। बांग्लादेश ने भी क्या किया, बांग्लादेश के अंदर तो इनको रख नहीं सकते, तो उन्होंने क्या किया, बंगाल की खाड़ी के अंदर एक भाषणचार द्वीप है, उस पर एक फ्लोटिंग द्वीप है, तो उस पर इनको बसा दिया। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रताड़ित अल्पसंख्यकों में से एक बताया किसे, रोहिंग्या को। अब रोहिंग्या के सामने समस्याएं और चुनौतियाँ क्या है वो देखिए। रोहिंग्या का मुद्दा क्या है, एक मानवीय संकट है। क्यों, क्योंकि ये मनुष्य के अधिकार, इसमें क्या है कि रोहिंग्या के पास किसी प्रकार के कोई अधिकार नहीं है। तो शरणार्थियों की समस्या उत्पन्न हुई है। क्यों, क्योंकि जैसे भारत में भी 40,000 और जो ये तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल तो जाने कितने होंगे। साथ ही साथ क्या है, हमारे जो बांग्लादेश है तो बांग्लादेश में 7 लाख से अधिक म्यांमार रोहिंग्या रहते हैं। रोहिंग्या के बीच कट्टरवादी तत्वों का प्रसार हुआ है जिससे वे आतंकवादी संगठनों के पास आए और वो विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों जैसे कई संगठन बनाने लगे हैं, जैसे हमारे अराकान रोहिंग्या साल्वेशन आर्मी। तो आप इसे याद रख सकते हैं, इन्होंने एक आर्मी भी बनाई है जो क्या है उग्रवादी कार्य कर रही है एक तरह से। रोहिंग्याओं को लेकर भारत की आंतरिक राजनीति भी प्रभावित होती है। अब रोहिंग्याओं को लेकर भारत की क्या दृष्टिकोण है, भारत इन्हें अवैध घुसपैठिया मानता है। क्यों, और साथ ही साथ इन्हें वापस अपने मूल देश भेजना चाहता है। क्यों, क्योंकि इन्होंने म्यांमार से सीधे भारत के अंदर प्रवेश नहीं किया, बल्कि इन्होंने म्यांमार से पहले बांग्लादेश आए और बांग्लादेश के रास्ते भारत आए। तो इन्हें ये क्या है, अवैध शरणार्थी मानता है। क्यों, क्योंकि इनको शरणार्थी नहीं मानता, बल्कि घुसपैठिए मानता है। भारत इन्हें अपनी आंतरिक सुरक्षा के लिए भी खतरा देखता है। म्यांमार के साथ अच्छे संबंधों के चलते भारत ने म्यांमार के खिलाफ किसी प्रकार के प्रतिबंधों का समर्थन तो नहीं किया है, क्योंकि भारत के संबंध म्यांमार से काफ़ी अच्छे हैं।
बांग्लादेश को रोहिंग्या संकट से निपटने में सहायता करने के लिए भारत ने क्या चलाया? ऑपरेशन इंसानियत चलाया है। आप इसे याद रखना, ऑपरेशन इंसानियत हमारे रोहिंग्या संकट से निपटने के लिए चलाया गया है। तो भारत और म्यांमार विवाद की बात करें, क्या भारत और म्यांमार विवाद की बात करें तो भारत और म्यांमार में कुछ विवाद के विषय भी हैं। जैसे पहला विवाद है, विवाद तो वैसे तो कोई भी विवाद नहीं है, लेकिन छोटे मोटे विवाद तो चलते रहते हैं। भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में सक्रिय उग्रवादी संगठन है, जैसे NSCN, के और PLA और नागा और मणिपुरी विद्रोह गुट। ये सब क्या, जैसे भारत के अंदर तो विद्रोह करते हैं और विद्रोह करके जब उनको पकड़ने की बारी आती है तो वो क्या म्यांमार में शरण ले लेते हैं। तो 2015 में भारत ने ऑपरेशन हॉट परसूट के तहत म्यांमार में घुसकर उग्रवादियों के ठिकानों को नष्ट किया था। तो ये भारत का सहयोग भी मान सकते हैं। फिर फ्री मूवमेंट रिजीम के तहत सीमावर्ती लोग बिना वीज़ा के 16 किलोमीटर तक आ जा सकते हैं। मतलब जो म्यांमार और भारत के 16 किलोमीटर के एरिया के लिए कहा जाता है कि 16 किलोमीटर तक हमारे म्यांमार के लोग भी आ सकते हैं, तो भारत के लोग भी आ सकते हैं। लेकिन इस व्यवस्था की वजह से कई बार तस्करी, हथियारों की अवैध आपूर्ति, नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए इस क्लॉज का प्रयोग किया जाता है और भारत इस पर कड़े नियम लगाना चाहता है, जबकि म्यांमार के कुछ स्थानीय समुदाय इस चीज़ का विरोध करते हैं कि इस चीज़ पे कड़े कानून नहीं बनना चाहिए। फिर चीन की बात करें तो चीन बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं की बात करें तो चीन म्यांमार आर्थिक कॉरिडोर इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है, जिससे भारत को राजनीतिक खतरा महसूस होता है। म्यांमार भारत से भी सहयोग चाहता है और चीन के दबाव के कारण क्या है, कई बार संतुलन भी नहीं बना पाता। तो वही बात है कि श्रीलंका की तरफ म्यांमार भी भारत से और चीन से दोनों से संतुलन बनाने की रखने की कोशिश करता है। फिर चीन की एक परियोजना है मोतियों की माला परियोजना। तो इसके तहत म्यांमार में एक प्रमुख बंदरगाह क्याकपियो बंदरगाह वो चीन बना रहा है और इस वजह से भारत को रणनीतिक खतरा महसूस होता है। क्योंकि ये बंदरगाह क्या है, भारत के जस्ट पास में। तो इनके संबंधों की राह देखें तो सभी भागीदारी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा आपसी संवाद के माध्यम से रोहिंग्याओं को एक सुरक्षित वातावरण में म्यांमार भेजने की व्यवस्था करनी चाहिए। रोहिंग्याओं की राज्य विहीनता को ध्यान में रखकर इन्हें इनके अधिकार सम्मत म्यांमार की नागरिकता दिलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दबाव बनाना चाहिए और भारत को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए सारे निर्णय लेने चाहिए। और वैसे भी हमारा म्यांमार एक दोस्त है, कोई दुश्मन नहीं है। तो इस प्रकार हमने आज भारत और म्यांमार के संबंधों के बारे में देखा। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।